स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ना, वो खाने पचाने की, उनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? कुछ ऐसा नहीं है, वो उनके पास एंजाइम भी नहीं। वो तुम्हारे दांतों के क्राउन के ऊपर खाना पचा लेंगे, सिर्फ न्यूट्रिशन लेंगे और दांत हमारा सड़ जाएगा। जब एसिड सेक्रेट करेंगे तो उससे क्या होगा बताओ? शुगर खाएंगे वो, तो वो डाइजेस्ट बाहर करते हैं, फिर जब डाइजेस्ट होने के बाद जो उनका सिंपल न्यूट्रिएंट्स आ जाता है उसको वो लिक्विड के तौर पे लेते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा कौन करता है? जो लिक्विड में ले, हमारे माउथ में रहने वाले बैक्टीरिया। अभी डेंटल कैरिज पढ़ेंगे तो वहाँ ही आएगा। तो दैट इज लिक्विड फूड। सच ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट फूड आउटसाइड देयर बॉडी, ब्रेक डाउन complex food into simple food and in liquid form take inside इनका नाम क्या है? एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। ये सेक्रीट एसिड इन आवर माउथ, ये हमारे माउथ में रहते हैं। 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं इन आवर माउथ। डाइजेस्ट शुगर, बाहर ही कर लेते हैं। ऑन टीथ, टीथ पे वो क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे and then take nutrients inside. तो इनका जो है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में जो होता है वो सेप्रोजोइक है, जबकि अमीबा में कैसा है? होलोजोइक। अगला देखो, बाकी तो सब मैंने आपको बता दिया। इसकी गलती हुई थी। अब देखिए, जो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इट इंक्लूड्स हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ऑमनीवोर। होलोजोइक न्यूट्रिशन देखो, फ्लो चार्ट तो सबका बना ही हुआ है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन आएंगे? हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ऑमनीवोर। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। जो सब्जी खाए तो शाकाहारी, मांस खाए मांसाहारी, जिसका आहार मांस हो, और जो दोनों खाए तो सर्वहारी। हर्बीवोर क्या होता है? These organisms depends for their food needs। हाँ डाइजेस्ट, ये ना डाइजेस्ट ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पर काउ, डियर, रैबिट, ये सभी हर्बीवोर हैं। जबकि कार्निवोर क्या है? those organism eating, ठीक है, ये ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं बोलो? ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स?
हर्बीवोर और स्मॉल कार्निवोर। ऐसा भी हो सकता है पूरी फूड चेन है, जैसा नहीं मैंने बताया था कि सांप खाता है फ्रॉग को, लेकिन सांप भी पिकॉक या ईगल के द्वारा खाया जाता है। और स्मॉल कार्निवोर, एग्जाम्पल देखो, सीड को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया, फ्रॉग ने फ्रॉग को खाया, स्नेक ने स्नेक को खा लिया ईगल। तो ये जो इंसेक्ट है ये तो ऑटोट्रोफ हो गया, जबकि इंसेक्ट हर्बीवोर हो गया। फ्रॉग एंड फ्रॉग किसको खा रहा है? क्या हर्बीवोर को खा रहा है? फ्रॉग ईट्स हर्बीवोर, स्नेक ईट्स स्मॉल, किसको खा रहा है? कार्निवोर। ईगल ईट्स अनदर स्मॉल कार्निवोर। तो ये तीनों ही कार्निवोर हो गए, जिसमें ये दोनों स्मॉल कार्निवोर हुए, ये टॉप कार्निवोर है, तीनों ही कार्निवोर। तो इसलिए ये तीनों चूंकि किसको खा रहे हैं? अदर ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो या तो वो हर्बीवोर को खाएंगे या स्मॉल कार्निवोर को खाएंगे, तो उन सबको क्या कहेंगे? कार्निवोर। और हर्बीवोर और कार्निवोर को मौजूद मिला के क्या कहेंगे? बोलो। दैट इज हेटेरोट्रोफ। ये दोनों कौन हो गए? एक ऑटोट्रोफ हुए और ये क्या हुए? हेटेरोट्रोफ। लिखो जैसा कि मौजूद ने बताया। तो अब हम लिखें ऑमनीवोर क्या होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स, ऑमनीवोर लिखो, द ऑर्गेनिज्म which eat plant या plant products और एनिमल्स, किसी को भी खाया उसको ऑमनीवोर कहेंगे। क्रो, क्रो कीड़े भी खाता है। इसी तरह से स्पैरो, गौरैया, ये छोटे छोटे इंसेक्ट भी खाती है, सीड भी खाती है। कैट भी ऐसा ही करता है, डॉग भी ऐसा ही करेगा, ह्यूमन भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। कुछ स्कैवेंजर्स भी होते हैं, जो आपको मालूम है कि जैसे गिद्ध होते हैं, वल्चर, तो वो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। वो भी एक तरीके का न्यूट्रिशन, वो इस कैटेगरी में नहीं है। समझ में आएगा? एक सेपरेट फाइट तो अलग है कि डेड एंड डिकेइंग पे पल रहा है, जैसे फंगी हो गया, वो सब भी हो गया, तो उसमें से सैप लेता रहता है। फंगी भी ऐसा ही करता है। इसका एग्जांपल सिर्फ बैक्टीरिया मत समझो, इसका एग्जांपल बैक्टीरिया भी है, फंगी भी है। मशरूम, वो लोग सैप लेते हैं, अंदर थोड़ी कुछ खाते पीते। लिख लो एग्जांपल, एमसीक्यू के लिए है। बैक्टीरिया, मशरूम, मशरूम लिखो या फंगी, इसमें तो लिखाई दिया नहीं का। ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट इज देखिए, चलिए, What does it mean by nutrients? Nutrients का क्या मतलब होता है? That is a substance. Nutrients की डेफिनेशन लिखे, पहले लिखाई जा चुकी है। ठीक है। The substance which organism use as a source of energy, food energy। ठीक है, वो यूज करते हैं and utilize it for
देयर लाइफ प्रोसेसेस, जैसे ग्रोथ भी हो गई, ग्रोथ भी तो लाइफ प्रोसेसेस है, एंड यूटिलाइज इट फॉर देयर लोकोमोशन के लिए भी कर सकते हैं, लाइफ प्रोसेसेस इस कॉल्ड, उन्हें पोषक तत्व कहेंगे, न्यूट्रिशन। तो पूछा जाता है आपकी थाली में क्या न्यूट्रिशन क्या क्या है, तो इसका एग्जांपल क्या है, सबसे प्राइम सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट ना मिले हमें तो फिर हम एनर्जी का कोई काम नहीं कर पाएंगे, ग्रो होते जाएंगे, प्रोटीन खाते जाओ, ग्रो हो जाओगे, हिलडुल भी नहीं पाओ। कौन सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का सोर्स, कार्बोहाइड्रेट। ग्रोथ के लिए कौन सा सोर्स है, प्रोटीन। इंसुलेशन के लिए कौन सा है, फैट या वसा। चौथी चीज विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें हैं, वाटर भी एसेंशियल है। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे ये होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट इट इज प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज फाउंड इन ग्रेन्स, ये ग्रेन्स में पाया जाता है, जैसे व्हीट, राइस, कॉर्न, इन सब में पाया जाएगा। इसके अलावा ग्लूकॉन डी का सोर्स है, ग्रेप्स एंड अदर फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स है उससे एनर्जी तो मिलती ही है, ग्रेप में तो सीधा ग्लूकोज है। एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड अदर फ्रूट्स, सभी फ्रूट्स में कुछ ना कुछ तो कार्बोहाइड्रेट होता है जो उसका मीठा बन। अदर इन सब में पाया जाता है। इट इज प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, इट गिव्स अस एनर्जी टू लोकोमोट, टू वर्क, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। इसीलिए हम लोग किसी शादी में जाएं, वहाँ चावल भी ना मिले, रोटी भी ना मिले, सब्जी 10 तरीके की हो, तो क्या आपको खाने में मज़ा आएगा, एनर्जी ही नहीं मिलेगी। सब्जी खा के क्या होगा, विटामिन मिनरल्स पा लिया, एनर्जी पा ही नहीं, तो नहीं ठीक लगेगा ना। तो इसलिए राइस होनी चाहिए या व्हीट होना चाहिए, कुछ कोई लोग राइस खाएंगे, कोई रोटी खाएंगे। अब जरा देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 तरीके का है। क्योंकि ये मीठा होता है इसीलिए इसको सैकराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैकराइड का क्या मतलब होता है, सैकराइड, 2 सी होंगे, सैकराइड मीन्स स्वीट। ग्लूको मीन्स क्या होता है, इसका भी मतलब स्वीट, सही है। तो ये 3 तरीके का है, एक मोनोसैकराइड, एक डाइसैकराइड, एक पॉलीसैकराइड। कौन कौन से तरीके के हैं, मोनोसैकराइड, जिसको ये स्पेलिंग गड़बड़ लगती हो या कठिन लगती हो वो मोनो शुगर लिखे तो भी चल जाएगा, स्टैंडर्ड यही है। तो पूरी स्पेलिंग ठीक आ जाए तो यही लिख देना, नहीं तो मोनो शुगर लिखना। डाइसैकराइड, और जिसको कहेंगे डाई शुगर। और तीसरी चीज क्या बोलो, पॉलीसैकराइड।
ये सारे वर्ड्स अभी यूज होने वाले हैं जब हम ह्यूमन डाइजेशन शुरू करेंगे, तो उसमें आप पढ़िएगा। इसको कहेंगे पॉली शुगर, ठीक है। मोनो शुगर का मतलब सबसे छोटा जो स्वीटेस्ट चीज है, अ मॉलिक्यूल, द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल विच इज स्वीट इज ग्लूकोज। क्या नाम है? क्योंकि स्वीट तो है ही, उससे छोटा कोई चीज मीठी नहीं हो सकती। सबसे छोटी मीठी चीज क्या है? फिर अगर तुम उसे तोड़ दोगे, मान लो तुमने C6H12O6 ये सबसे छोटी यूनिट है, इसको तोड़ दिया तो 6CO2 बन गया, और जो वाटर बनना होगा तो 6H2O बन गया। तो क्या इनमें मिठास है? इससे छोटे में मिठास नहीं है। तो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज है। क्या है बोलो? ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, इसका फार्मूला है C6H12O6। सही है। ग्लूकोज इट इज फाउंड इन फ्रूट्स। ये किसमें पाया जाता है? फ्रूट्स। इट इज फाउंड इन फ्रूट्स। सब्जियों में नहीं पाया जाता है, सब्जियों में विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और क्या ग्लूकोज को सबसे आसानी से पचाया जा सकता है? इसीलिए फ्रूट्स 2 दिन में खराब हो जाते हैं, बैक्टीरिया इस ताक में के उसके अंदर घुसे सड़ा के। समझ आया? ग्लूकोज को आसानी से पचाया जा सकता है, तो सभी फ्रूट्स में ग्लूकोज है। और बैक्टीरिया पूरा सब जगह, मुंह में ही 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं, तो सभी के जो पिटियोल है, डंठल पे बैक्टीरिया बैठे हुए, वो वहीं से घुसेंगे, सब सड़ा देंगे। सही है। तो इस तरीके से ये सबसे ईजी है बचा पाना। कहते हैं ग्लूकॉन डी, ये जान में जान डाल दे पीते ही। ये तो तुम लोगों ने ऐड सुना होगा। क्यों बोलते हैं? तुम दौड़ते दौड़ते ग्लूकोज पियो और फिर दौड़ जाओ, ये इतनी जल्दी काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। इट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। और ये इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सेल। सेल को यही चाहिए। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अगर आपने ग्लूकॉन डी पिया है तो तुरंत ही सेल को मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, और माइटोकॉन्ड्रिया को मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया उसको तोड़ ताड़ के सब काम कर देगा, 38 ATP दे देगा। सो इट इज ए सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। ये कैसा है बोलो? इट इज सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। ये तो सभी को मालूम है कि किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका काम होता है। चलो अगली बात सुनो। लेकिन क्या तुमको मालूम है ये शुगर केन जो गन्ना होता है, ये क्या करता है? गन्ना एक दूसरी तरीके की चीनी इकट्ठा करता है, C12H22O11। इसको डाई शुगर कहते हैं। फिर से समझो, गन्ना एक ट्रिक अपनाता है, C6H12O6 और प्लस C6H12O6, ये अपने में स्टोर करने के लिए जानते हो क्या करता है? H2O हटा देगा। अब जरा देखो C12 करो, अच्छा H24 है, 24 मत लिखो, H2O हट गया। अगर H2O हट गया तो बताओ यहाँ क्या लिखोगे? 2 कम करके लिखो, H22 क्या लिखोगे? और O11, एक O भी तो हटा। बोलो बात समझ में आई? अब जब इसने ये स्टोर कर लिया, अब बैक्टीरिया के लिए डिफिकल्ट हो गया। ये बगल में जो गन्ने का जूस कहता साहब हम तो 1 महीने का गन्ना ला के रख देते हैं, 1 महीने का ला के रख दिया, और मजाल है बैक्टीरिया तोड़ पाएगा क्या? इसी से जैगरी बनेगी, और जैगरी को और अगर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो उसका कलर भी चला जाएगा, शुगर बन जाएगा। सल्फर से जब हम करते हैं, मेरा कहने का मतलब है अगर तुमने ये किया है कि इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें से छोटा मॉलिक्यूल निकल के दोनों मिल जाए। क्या दोनों मिल नहीं गए? मिल के एक मॉलिक्यूल बन गए और छोटा सा पार्टिकल निकाल दिया, कंडेंस हो गया। ये किस फॉर्म में रख रहा है बोलो? कंडेंस फॉर्म में। अच्छा कभी भी तुम चीनी खाना, मान लो तुमने खा ली चीनी, ये तो हुआ, इसको क्या कहेंगे बोलो? सुक्रोज। अब ये ग्लूकोज नहीं कहलाएगा, इसको क्या कहोगे? सुक्रोज। क्या तुम इसे डाई शुगर मानती है जिगिशा? क्योंकि 2 ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो इसे क्या माना जाएगा? डाई शुगर। देखो डाई शुगर समझिए, ये तो वही डाई शुगर यहाँ लिख दिया। कभी भी तुम चीनी खाना, आधे घंटे बाद दौड़ना। क्यों? क्योंकि जब तुमने खाई चीनी, बोलो C12H22O11, तो क्या तुम्हें प्यास भी लगेगी?
कभी चीनी को फाँकने के नहीं दिया जाता, किसी को पानी में डाल के शरबत बना दिया जाता है, भाई पानी भी पी लो, चीनी भी पी लो। तो वो वाटर क्या करेगा, हाफ एन आवर, कितना टाइम लेगा, हाफ आवर लेगा, और इसी जो पानी इसमें से निकला था वो पानी से इसको फिर से तोड़ देगा। यह रिएक्शन हमारी बॉडी में होगी। हमारी बॉडी में हमारे ब्यूकल कैविटी से लेकर हमारे इंटेस्टाइन तक 200 एंजाइम हैं, उनका यही काम है इन सबको तोड़ना जो हम खा रहे हैं। आधे घंटे में तोड़ देंगे, ठीक है। तो तोड़ने के बाद ये क्या बना देंगे बोलो, C6H12O6 और C6H12O6। जैसे ही ये बनेगा हमारे इंटेस्टाइन में तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सेल के पास भेज दिया जाएगा, लो माइटोकॉन्ड्रिया शुरू हो जाओ तुम लोग, तोड़ के दे दिया तुमको। तो हमारी बॉडी में ये जो इसोफेगस के बाद स्टमक पे कुछ एंजाइम है, कुछ एंजाइम इंटेस्टाइन में आते हैं, वो जहाँ से भी आते हो, पैंक्रियाज से आते हैं, कहीं से भी आते तो होंगे ना। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं कि नहीं, स्ट्रक्चरल, एंजाइमल, और जो लड़का को लड़का बना दे, लड़की को लड़की बना दे, हार्मोनल। 3 तरीके के, हमारी बॉडी का शेप दे दे, ग्रोथ दे दे, स्ट्रक्चरल, और जो हमारी बॉडी में सारी बायोकेमिकल रिएक्शन करा रहा है, एंजाइमल, और जो हमारे दोनों हाथ में ऐसा ना हो जाए, एक लंबा हो जाए, छोटा हो जाए, बॉडी की सिमेट्री, और इसके साथ ही साथ जो हमको जेंडर डिसाइड करता है, स्ट्रक्चरल, एंजाइमल और हार्मोनल। अभी हम एंजाइमल पर हैं, जो हमारी बॉडी में लाइपेज, एमाइलेज, पता नहीं कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, पता नहीं क्या क्या हैं, वो सब एंजाइम हैं जिससे डाइजेशन होता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये भी काम कोई ना कोई तो करता होगा ना, जो इसको क्या करता होगा, तोड़ देता होगा। चलो अब देखो तीसरा कौन सा बताइए। थर्ड इज पॉली शुगर, सही है। अब पॉली शुगर देखो, पॉली शुगर किसमें होता होगा, जरा आपने ये तो देख ही लिया कि डाई शुगर किसमें, आप पॉली शुगर देखो, पॉली शुगर जब बहुत सारा पानी निकाले, वो कहेगा 2 पे 1 नहीं निकालेंगे, मैं हर मॉलिक्यूल से 1 निकालूंगा। ऐसा स्टोर करना है उसको, स्टोर हाउस में रखने के लिए वो कहे कि मेरे पास C6H12O6 है और इसके 1000 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, और कहेगा हर एक से H2O निकालूंगा। सोचो जरा, तो तुमको क्या लगता है कितना बन जाएगा बताओ, हर एक से H2O 1000 H2O निकाल, तो क्या होगा बताओ, C6H10, देखो C6H10 और O5 और सब कंडेंस हो गया। अब ये सिंगल मॉलिक्यूल बन गया, एक ही बन गया, सब एक साथ मिल गए। समझ में आया? एक होता है कि अलग अलग ग्लूकोज। तुमको क्या लगता है अगर गेहूं को पानी में डालोगे तो क्या वो मिल जाएगा? ऐसा बाउंड है, वो पानी में घुलेगा ही नहीं, नीचे बैठ जाएगा सर। चावल को डालो, शायद कुछ इधर उधर हो जो टूटा फूटा, वो मिल जाए, अदरवाइज सब नीचे बैठ जाएगा, चाहे पीस के डाल लो। क्या घुल जाता है? ग्लूकॉन डी तो कैसे घुल जाता है? तो इसका मतलब ये मिल के कंडेंस हो गए, सबने एक एक समझ में आया? कहने का मतलब है कि NC6H12O6 हर प्लांट अपने अंदर, अगर N है तो हर प्लांट इन सब को कंडेंस कर देगा। कहेगा फालतू का वाटर निकाल दो, क्योंकि नहीं तो बैक्टीरिया अटैक करके खा जाएंगे। क्या पता आप पेस्टिसाइड डालो कि नहीं डालो, नीम का तेल डालो, वो तो खा जाएंगे सारे उसका। तो वो स्टोर करने के लिए इस फॉर्म में करता है, देखो N, और साथ में NH2 निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए। इसको स्टार्च कहते हैं, माड़। ये किस में पाया जाता है बोलो? स्टार्च, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, राइस में, कॉर्न में, सब में स्टार्च। कॉर्न स्टार्च का तो नाम सुना ही होगा, कैसे क्रिस्पी चीज़ें बना देता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं बताइए? ये चीज़ कहलाती है, इसके 3 नाम। इसी को सेलुलोज भी कहते हैं, सही है। इसी को स्टार्च भी कहते हैं और इसी को ग्लाइकोजन भी कहते हैं। जरा नाम समझो। सेलुलोज के रूप में लकड़ी में एकत्रित है, ये सेलुलोज है, लकड़ी पूरी सेलुलोज है। ये तुम्हारी किताब सेलुलोज है, तुम्हारी टी शर्ट सेलुलोज है, ये टी शर्ट सेलुलोज है।
समझ में आ गया? पूरे जितना भी ये है, और तुम्हें मालूम है सेलुलोज की तो सेल वॉल होती है प्लांट में। जो प्लांट की सेल वॉल है, बताओ ये किसकी बनी है? फंगी की काइटिन की होती है। और प्लांट की सेल वॉल किसकी होती है? बताओ ये सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज। हर सेल पे सेल वॉल सेलुलोज की, समझ में आ गई? उसी प्लांट का पल्प बना के पेपर बनाया जाता है। कुछ ऐसे प्लांट है, बांस की साड़ी बना दी गई तो किसकी? सेलुलोज था तभी तो बन पाई। इसीलिए इस वर्ल्ड को सेलुलॉइड वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड क्या कहलाता है? सेलुलॉइड वर्ल्ड, क्योंकि ज्यादातर हर तीसरी चीज सेलुलोज है। समझ में आ गया? अच्छा, हम लोगों का 6.5 मीटर का इंटेस्टाइन है, लेकिन खरगोश का 40 मीटर का है, गाय का 50 मीटर का। अगर गाय कपड़ा खा रही है तो उसको पचा लेगी, क्योंकि 100% 99.9% सेलुलोज रुई है। 99.9% क्या है? कॉटन। और 99.7% सेलुलोज क्या है? खीरा। अगर तुम खीरा खा रहे हो और हफ्ते भर तक खीरा खाओ, कुछ ना खाओ, तो तुम्हारी इतनी छोटी इंटेस्टाइन है कि वो खीरा पचा नहीं पाएगी। एक हफ्ते बाद खीरा खा के मर जाओगे। वो रफेज है। तुमको सलाद इसलिए दी जाती है आधे घंटे पहले, पहले अंदर का क्लीन तो हो। जब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जबरदस्त भूख लगेगी और फिर खाना दिया जाएगा तो हर कोर्स एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पर तैयार नहीं। सलाद पहले क्यों दी जाती है? इट इज़ रफेज, इट इज़ जस्ट टू क्लीन द गट, दैट इज़ अवर गट। माउथ से एनस तक ये ओपन है, ठीक है कि नहीं? हम लोगों में गट ओपन है, लेकिन हाइड्रा में ऐसा नहीं है। हाइड्रा देखो, जो छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा, हाइड्रा में वो जहाँ से खाता है वहीं से वेस्ट निकालता है। इसका क्लोज गट है, यहीं से खाएगा और डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट भी यहीं से निकालेगा। पैरामीशियम भी यही कर रहा है। तो हम लोगों का ऐसा नहीं है। कई बार तुमने देखा होगा लोगों को कि कांच और बल्ब तोड़ तोड़ के खा जाते हैं। उनको मालूम है कि ये ओपन गट है, यहाँ से खाएंगे वहाँ से निकल जाएगा। उनको मालूम है खतरा होगा ही नहीं। रोज तमाशा करते हैं, रोज पैसा कमाते हैं। तो ओपन गट में क्या होता है कि आप एक तरफ से डालोगे, माउथ से एनस तक ओपन है, तमाशा देखते हैं लोग, ताली बजाते हैं, उसको सब मालूम, वो तो विज्ञान जानता है। बोलो बात समझ में आ गई? जबकि हाइड्रा का कैसा गट है? बोलो, गट का मतलब पेट होता है, लेकिन इसका क्लोज्ड, तो इसका क्लोज्ड गट है। यहाँ से यहाँ तक कैसा है ये, वो मैं बाद में लिखाऊंगा, लेकिन अभी लिख लो, ये हाइड्रा है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे आ गए। सेलुलोज का मतलब तुम्हें समझ में आ गया? प्लांट स्टोर फूड। ये इसके फार्मूले तुमको क्लास 12 में बताए जाएंगे। इसके बहुत बड़े बड़े फार्मूले, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। बस हमें मालूम होना चाहिए ग्लाइकोजन होता क्या। यही है ग्लाइकोजन। जब तुम कंडेंस फॉर्म में इतना पानी उड़ा दिया कि गेहूं सूख गया, और फ्रूट में देखो पानी को छू पाया था क्या? कैसा गीला गीला अंगूर है, और उससे और गाढ़ा कर दिया तो गन्ने का रस है, वो तो बहुत गाढ़ा होता है ना फ्रूट से भी ज़्यादा। और ये देखो बिल्कुल सुखा दिया, गेहूं बना दिया, कॉर्न बना दिया, और भी सुखा सकता है, राइस बना दिया। समझ आई बात कि नहीं? तो अब अगर ये बन चुका है, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन, बॉडी में भी स्टोर्ड है फूड, जैसे प्लांट स्टोर करते हैं ना। नहीं तो 4-5 दिन खाना ना मिले, केजरीवाल 10 दिन उपवास किए हैं भाई, और अन्ना हजारे 40 दिन कैसे जी लिए? उनके पेट में जो लीवर था वो स्टोर हाउस है। तो दैट इज ग्लाइकोजन इन द फॉर्म ऑफ, यही है ग्लाइकोजन का भी एक फार्मूला, इज स्टोर्ड। तो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे लास्ट लाइन में ग्लाइकोजन वर्ड ही लिखा है, इज द स्टोर्ड फूड। ठीक है, ये एक स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, स्टोर्ड इन लीवर। और ये किसके लिए है? पानी मिलता रहेगा, नहीं तो बॉडी से लेगा, कहीं से लेगा और उसको तोड़ देगा। सही है। स्टार्च किस में होता है? वो लोग प्लांट की लीफ में स्टार्च होता है, बहुत मोटी मोटी पत्तियां होती हैं, हर पत्ती में स्टार्च होता है। तो अगर तुम नहीं दे रहे हो खाना, तो या कुछ भी होगा तो उससे वो खा तो सकता है ना प्लांट तो 90% एक्स्ट्रा फूड रखता है। तो स्टार्च तुमने देखा है, चावल का मार देखा कैसा लिसा सा होता है, तो उसका हम प्रैक्टिकल भी यहाँ कराएंगे। तो वो जो चीज़ होती है स्टार्च, एलोवीरा पूरा उसके अंदर जो भरा हुआ सब स्टार्च ही तो है। तो इट इज स्टार्च, ठीक है। दैट इज स्टोर्ड इन प्लांट। किसमें स्टोर्ड रहता है? अगर तुमने ये खाया, इट इज फाउंड, दैट इज स्टार्च इज फाउंड। किसमें पाया जाएगा? बोलो, तुमने अभी अभी आलू खाया, अब आलू खाओगे तो खाओगे स्टार्च,
लेकिन लीवर में जाके बन जाएगा ग्लाइकोजन। तो किसी चीज को कहते हैं कैटाबोलिज्म, उसको वो काटेगा तोड़ेगा। जो तुमने खाया, तुमने क्या खाया बताओ? स्टार्च खाया। आलू खाया तो क्या खाया? स्टार्च खाया। कॉर्न खाया तो स्टार्च खाया कि नहीं? तो तुम्हारी बॉडी में उसे तोड़ा जाएगा, उसको कहेंगे काटा गया, कैटाबोलिज्म। और फिर उससे नई चीज बनाई जाएगी जिसको ग्लाइकोजन कहेंगे, उसको कहेंगे एनाबोलिज्म। दैट इज ब्रेकिंग डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कैटाबोलिज्म अभी लिखाऊंगा, एंड एनाबोलिज्म इज कंबाइंडली कॉल्ड मेटाबोलिज्म। इसको क्या कहते हैं? हमारे शरीर में जितनी उपापचय संबंधी क्रियाएं होती हैं, या ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उन सभी को, चाहे कोई टूट रहा हो, क्या बन रहा हो, तुमने खाया दाल खा ली, तुमने प्लांट प्रोटीन खाया, क्या खाया बताओ? प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन होता है नहीं, बॉडी तोड़ देगी, है कि नहीं? हमको कोई खड़े रहना है क्या? प्लांट खड़ा रहता है तो हम भी उसी की तरह खड़े रहें क्या? कहेगी इसको तोड़ेंगे, इससे एनिमल प्रोटीन बनाएंगे। समझ में आया बात कि नहीं? तो जो तुम खाते हो वो प्लांट है, लेकिन क्या हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर प्लांट जैसा होना है क्या? वो सब तोड़ा जाए और उसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा करके फिर से रीसिंथेसाइज किया जाए। तो प्लांट प्रोटीन खाओगे बनेगा एनिमल प्रोटीन। और बूढ़े लोग दाल खा देंगे तो उसके बाद वो सारा का सारा लीवर को इतनी मेहनत पड़ती, कहती तुमको क्या ग्रोथ दे, सब तोड़ना है, उतना मेहनत पड़ती, बल्कि और लीवर और किडनी खराब होता है। बूढ़े लोग ज़्यादा दाल नहीं खाते हैं, आधा कटोरी खाते हैं। जो नए बच्चे हैं वो प्रोटीन शेक भी किया हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर तुमने पोटैटो खाया तो 4.5 घंटे बाद दौड़ना, आधे घंटे बाद ना दौड़ लेना, बहुत पानी भी पीना, 3 गिलास पानी पी जाना, क्योंकि हर पार्टिकल को एक वाटर चाहिए। वहाँ तो 2 ब्रेक चाहिए था ना, समझ आया? ये तोड़ना आसान है, बहुत कंडेंस, इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो, 1000 मॉलिक्यूल एक साथ मिला लिया हो, तो क्या आसान होगा तोड़ना? उसको पानी देते जाओ एक एक रिलीज होता जाए, वो पूरा 1000 का बना डाला उसने। स्टार्च मामूली चीज़ नहीं है, स्ट्रक्चर आगे बताए जाएंगे। लेकिन जब आलू पीते हो तुम देखना, आलू खाने के बाद बहुत प्यास लगेगी, आलू चाट खा के देख लो, बहुत प्यास लगेगी देखो 2 गिलास खाने के। तो इसलिए ये भी एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हाउ एवर इट टेक्स टाइम टू लिबरेट ग्लूकोज। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी C6H10 O5 की पावर n है, तो तुम इसको कितना पानी दोगे बताओ? NH2। और टाइम कितना लेगा बोलो? 4.5 घंटा। इसीलिए फूड जो है हमारे स्टमक में 4.5 घंटे रहता भी है। अच्छा, ये अब क्या बना देगा बोलो? मिल जाएंगे। यही एन वाटर की कमी थी कि नहीं? सब में एक एक कमी थी। तो NC6H12O6 ये किसमें पाया गया? तुमने क्या खाया? तुमने खाया होगा पोटैटो, या तुमने शकरकंद खा लिया होगा, स्वीट पोटैटो, कॉर्न खा लिया होगा, व्हीट खा लिया होगा, या फिर राइस। समझ में आ गया कि नहीं? इन सब में ये चीज़ पाई। जबकि वो ये वाली चीज़ जो सुक्रोज है, तो तुमने गन्ने का जूस पिया होगा, तो ये सुक्रोज है। अब तुमको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरी चीज़ पता चल गई। जब तुम खाते हो, क्या खाते हो बताओ? स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है कि सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है कि ग्लूकोज? यस। इसका मतलब है, इनको इसका मतलब मालूम है। देखो C6 और H12 और O6। अच्छा, जो शुरू के वैज्ञानिक थे वो इसे ऐसा मानते थे, 6C और 6H2O, वो उसे ऐसा मानते थे, और वो कहते थे गीला कार्बन। ये वाटर हुआ। उनको इसका स्ट्रक्चर पता ही नहीं था। स्ट्रक्चर आपको भी अभी नहीं पता, आगे की क्लास में पता होगा। लेकिन वो उसे क्या समझते थे? जरा सबको मिला के देखो, वही बन रहा है। तो वो इसी से तब से आज तक वही नाम पड़ गया गीला कार्बन, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, OH होते हैं, CHO होते हैं। वो बाद में पता चला, अभी 30 साल पहले ही पता चला साइंटिस्ट को। तो इसलिए इसका नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों पड़ा बताओ? बिकॉज कार्बन विच इज हाइड्रेटेड, हाउएवर इट इज नॉट सो, बाद में पाया गया। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, तो इसको कहेंगे वेट कार्बन, और इस वजह से इसका क्या नाम पड़ गया? कार्बोहाइड्रेट, गीला कार्बन। चलो, तुमको बताया, पहले तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया।
जब तुमने आलू खाया तो हमारे टंग में क्या होता है बताइए? दैट इज अमाइलेज। क्या होता है? वो उसको तोड़ देगा। इस क्यों कहा जाता है कि रोटी को 20 बार चबाओ, और 20 बार चबाओगे तो ग्लूकोज जैसी मीठी हो जाएगी? क्योंकि जो सलाइवा है ना, सलाइवरी अमाइलेज उसे तोड़ देगा, और नहीं खाओगे तो फिर जाके गट में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ भी एक अमाइलेज है वो तोड़ेगा। तो आधा काम हमें मुंह में ही कर लेना चाहिए। दूध को चबा चबा के पीने से दूध मीठा हो जाता है, क्योंकि उसमें भी सुक्रोज या लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड भी डाई शुगर, सही है। तो मैं इतना समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है बेटा अविश? माउथ में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा तो जानते हो, अमाइलेज। और माउथ से कौन सा वो क्या करता है, किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट। इसको तोड़ेगा। पानी पियोगे, सलाइवा है, वो सब करने के बाद तोड़ेगा इसको। नहीं बदल पाया तो डाई शुगर तक तो बदल ही दे। जिसने 10 बार चबाया तो नहीं तोड़ पाया तो कितने बदल देगा? डाई शुगर। फिर आगे का काम फिर नीचे होगा, सही है, ठीक है। अगर 10 तक हैं तो ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं, मतलब ऐसा 1000 तक तब तो स्टार्च ही हो गया, कभी कभी 10 तक में भी तोड़ देता और उसे ऑलिगो। खैर वो आगे की बात है, हम डाइजेशन में पाएंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो पता चल गया। अब हम देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। दूसरा न्यूट्रिएंट देखो, प्रोटीन। प्रोटीन इस तरीके का होता है। बहुत सारे एमिनो एसिड्स, वेल मोर देन 100 अमीनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर, कंडेंस हो जाएं, जुड़ जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? देन दे फॉर्म प्रोटीन। प्रोटीन गिव्स अस स्ट्रक्चर्स। हमारी नाक का शेप कैसा होगा, होंठ का शेप कैसा होगा, ये हैंगिंग ईयर लोग होंगे कि अटैच्ड होंगे, कैसा होगा, किसी भी चीज़ को, आइरिस ब्राउन होगी कि ग्लास जैसी होगी कि ब्लू आइड होगी कि ब्लॉन्ड होगी, सब कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर भी देता है। कम से कम हमारी बॉडी में 2000 तरीके के प्रोटीन क्या है बताओ? व्हेन मोर देन हंड्रेड्स ऑफ एमिनो एसिड, इसमें एक एक माला की गुड़िया या मोती को तुम एमिनो एसिड बोलो। क्या बोलोगी? बोलो अमीनो। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? व्हेन मैनी अमीनो एसिड, 100 से ऊपर तो होने ही चाहिए, कंबाइन दे फॉर्म प्रोटीन। बोलो सही है? देखो प्रोटीन इज, प्रोटीन, क्या तुमको ये बात मौजूद याद है कि ये जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? वैसे तो ये 9th का है, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन बताओ। प्रोटीन एंड लिपिड ना, तो इसको बनाने में 2 चीज़ों का हाथ है। कौन कौन सा? प्रोटीन एंड लिपिड। इतनी बात तो तुमको मालूम है ना कि प्रोटीन और लिपिड कहाँ कहाँ बनते हैं? बोलो कहाँ कहाँ बनते हैं? सही है, RER में प्रोटीन बना और SCR में क्या बना? लिपिड। और ये दोनों यहाँ भेज दिए जाते हैं, गोल्जी बॉडी भेजता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बना रहा ना उसका, तो बायोजेनेसिस कर रहा है। तो प्रोटीन नहीं होगा तो क्या हमारी ग्रोथ होगी? बिना प्रोटीन के तो सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बन सकती, नई सेल ही नहीं बन पाएगी। और हर सेल ऑर्गेनल की भी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको भी प्रोटीन ऑफ चाहिए। सेल ऑर्गेनल की भी मेम्ब्रेन को प्रोटीन ऑफ चाहिए, और सेल की भी उसको भी चाहिए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी चाहिए, सबको चाहिए। समझ में आया? तो प्रोटीन किसका सोर्स हो गया? बोलो प्रोटीन, इट इज ए सोर्स ऑफ ग्रोथ। ऐसा लिखो, इट रिजल्ट्स ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। व्हेन मोर देन 100 अमीनो एसिड्स, ये पूरी चीज क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगी? प्रोटीन कहलाएगी कि नहीं? व्हेन मोर देन 100 अमीनो एसिड
कंबाइन, कंबाइन का मतलब है या कंडेंस्ड हो जाते हैं, दे फॉर्म ए फंक्शनल प्रोटीन, तभी वो काम का प्रोटीन है, फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब जरा देखो, अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बना दिया ना, इतना समझ गए तुम। जरा देखिए, यहां तक की बात हो गई कि प्रोटीन क्या हो गया। ये देखो प्रोटीन, ये देखिए दिस इज अमीनो एसिड। तुम मीथेन जानते हो, सी पे 4 H होते हैं, इतनी बात जानते हो क्या? लेकिन सबको हटा दो। अब तुमको ये भी मालूम है COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, एसिड होता है नहीं, जिसमें से H निकल सके उसे एसिड कहते हैं। और एक तरफ क्या लग जाए, अमोनिया का NH2 अमीनो, ये अमीनो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? और तुमको पहले भी बताया, ये जैसे डेंसिटी पढ़ाई थी, तो ये एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड बताया था कि नहीं? और ऊपर CH3 जुड़ जाए और नीचे H, इसको कहते हैं अमीनो एसिड। क्या कहेंगे? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये ग्रुप है अमीनो और ये ग्रुप कौन सा है? एसिड। तो अमीनो एसिड होगा कि नहीं? बोलो, बात समझ आ गई? जैसे पूरे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में 26 अल्फाबेट होते हैं, ऐसे पूरी दुनिया में 20 तरीके के प्रोटीन। टोटल प्रोटीन दुनिया में कितने तरीके के हैं? टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 20 अमीनो एसिड। फिर माला तो कई तरीके, 20 तरीके की माला की गुड़ियाँ, मोतियाँ, फिर न जाने हजारों मालाएं बनाई जा सकती। मोती 20 प्रकार की, यानी पूरी दुनिया में चाहे वो प्लांट के अमीनो एसिड हो, चाहे एनिमल के हों, हैं कितने? 20 तरीके। सही है, वो हम आगे देखेंगे, बट हैं। जैसे अल्फ़ाबेट से इतनी मोटी ऑक्सफोर्ड बन जाती है, तो क्या 20 अमीनो एसिड से हजारों प्रोटीन नहीं बन सकते? चलो देखो, एक फिर से लिखो यही NH2 और साथ में फिर इस पे C, देखो वही मैंने लिखा है, और ये CH3 और ये H, ये भी तो एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जब मिल जाते हैं तो अविश क्या बनता है? यही चीज जानते। अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर मैं OH और H निकाल दूं इसमें से, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अमीनो एसिड, इज नोन एज पेप्टाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? और इससे जो बनेगा, ये भी आएगा इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें डाईपेप्टाइड वर्ड रटना पड़ेगा। रटना नहीं है, दो मिल जाए, ये चीज़ क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे जब मिल गई तो? पेप्टाइड बॉन्ड, और इसे कहेंगे डाईपेप्टाइड। पूरी प्रोटीन हमारी बॉडी में तोड़ी जाएगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये एक एक में टूट जाएगी? क्या नहीं टूटेगी ना, इसके प्रोसेस है। कभी कभी 2 में टूटेगी, जब 2 में टूटेगी तो डाईपेप्टाइड बोल देना, और जब 10 या 10 से कम में टूटेगी तो पेप्टीन बोल देना। तो प्रोटीन पूरा एक साथ थोड़ी ना टूटेगा, तुम माला तोड़ने बैठो एक साथ टूट जाएगी क्या? धीरे धीरे टूटेगी। तो जब 2 हैं अमीनो एसिड एक साथ जुड़े तो बोलो डाईपेप्टाइड। क्या बोलोगी? डाईपेप्टाइड। पढ़ो इस चीज को, CH3H। अदरवाइज आपको आगे के चैप्टर में दैट इज NH और फिर CH3 और H और COOH, इनके बीच जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये आगे भी काम आएगा, थोड़ा सा पहले जरूर बताना, बट ये काम का ही है। और इन 2 अमीनो एसिड के मिलने से, एक ये अमीनो एसिड मिला और एक दूसरी माला की गुड़िया मिली, तो अब इसे तुम क्या पाओगी? मान लो 2 मिल गए तो डाईपेप्टाइड। समझ में आ गया? हमें सिंगल चाहिए, तभी जाके सेल एक्सेप्ट करेगी, डाईपेप्टाइड को भी नहीं करेगी। अलग अलग अमीनो एसिड दो, सेल काम थोड़ी करना है, ये काम स्टमक का है, इंटेस्टाइन का है, तोड़ने का काम सेल करेगी क्या? तो इस चीज को क्या कहेंगे? बोलो डाईपेप्टाइड। दैट इज
कंडेंस फॉर्म ऑफ 2 अमीनो एसिड। अभी ना समझ में आ गया? गुड। इफ इट इज 3 to 10 देन इट इज कॉल्ड पेप्टिन। क्या कहेंगे? पेप्टिन। 3 से 10 तक हो, उतना तक तो तोड़ ही दिया जाए। इफ 3 to 10 अमीनो एसिड कंबाइन, ठीक है, इट फॉर्म्स पेप्टिन। फिर से देखो, इफ 2 अमीनो एसिड कंबाइन, तब उसे मोजिब क्या कहेंगे? पूरा तुम समझते हो, डाइपेप्टाइड। जरा मुझे बताओ, अगर तुमने स्टार्च खाई तो स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है? अभी बताया था, यस, अमाइलेज बदलेगा, या तुम्हारे सलाइवा से निकलेगा, और नहीं तो स्टमक के पीछे एक पैंक्रियाज है, उससे निकल सकता है। 2 जगह से अमाइलेज निकलेगा। ये देखो, ये रहा स्टमक, अमाशय, और इसके पीछे अग्नाशय, पैंक्रियाज। इससे भी अमाइलेज निकलता है। फाइनल स्टेप कहेगा कि अच्छा नहीं टूटा, मैं तोड़, इससे भी अमाइलेज, क्योंकि ये पैंक्रियाज है तो इसलिए इसको, इससे निकलने वाले अमाइलेज को पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। चूँकि सलाइवा से निकला है, सैलिवरी ग्लैंड से, तो सलाइवरी अमाइलेज कहेंगे। तो इससे कौन सा निकलेगा? बोलो, इससे सलाइवा निकलेगा। ये जीभ है, तुम जीभ इतनी लपलपाती हो, तुमको जीभ दिख रही, अरे ये अग्नाशय है, पैंक्रियाज, इससे कौन सा अमाइलेज निकलेगा? और सलाइवा से क्या निकलेगा? ये दोनों क्या करेंगे? किसको ब्रेक करेंगे? स्टार्च को। ध्यान दीजिए उधर, किसमें ब्रेक करेंगे? किसमें? क्यों? ग्लूकोज में नहीं करेंगे। ऑयली शुगर तुम शरारत कर रही हो, ये क्या है? इससे क्या निकलेगा? अमाइलेज तो निकलेगा, लेकिन कौन सा? पैंक्रियाटिक। और माउथ से ब्यूकल कैविटी से क्या निकलेगा? और ये दोनों क्या करेंगे? किसमें करेंगे? कौन से 2 तरीके के अमाइलेज होते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? किसमें करते हैं? सही है, समझ में आ गई बात? मोजी तुम भी बोल दो, कौन से 2 तरीके के अमाइलेज हैं? ये दोनों क्या करते हैं? किसमें? समझ में आ गया? तो जस्ट स्टमक के पीछे पैंक्रियाज, इसी में से इंसुलिन भी निकलता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। इसीलिए लोग यहाँ शायद आते रहते हैं जिनको डायबिटीज है, क्योंकि 40 साल के बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। तो धीरे धीरे शुगर की लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। अब शुगर बढ़ जाएगा, शुगर तोड़ा ही नहीं जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ये पैंक्रियाज बहुत काम की चीज़, ठीक है? तुम्हें ये बात समझ में आ गई? मुझे ये बस पूछना है कि बताओ, स्टार्च को तो एमाइलेज ने तोड़ दिया, और अभी अभी आस्था ने बता दिया सर ये 2 तरीके के होते हैं, आइदर इट इज पैंक्रियाटिक और इट इज सैलिवरी। 2 बोला कि नहीं उन्होंने? क्या बोला? पैंक्रियाटिक, और दूसरा क्या बोला? सैलिवरी अमाइलेज, ये बोल दिया। और इन्होंने बोला इसी से टूट जाए, डाई शुगर में टूटे और लिगो शुगर में टूटे, पॉली शुगर। बात की बात फिर से समझो, प्रोटीन, प्रोटीन में तुमने पेप्टिन वर्ड जो सुना है, 3 से 10 होते हैं, तो इसी से बना है। इसको तोड़ेगा, इन्हीं के नाम पे ही बेस्ड है, पेप्सिन। पेट में पेप्सिन निकलता है। पेट से क्या निकलेगा बोलो? इसमें से जो प्रोटीन को तोड़ेगा। ये देखो स्टमक है, मैं स्टमक खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो अभी खुल गया। इस स्टमक से कौन सा निकलेगा? पेप्सिन। किसे तोड़ेगा? किसको तो किसमें तोड़ेगा? दिमाग लगाओ। अमीनो एसिड से बना है। तुम ये भूल जाती हो बार बार क्या? फिर से बोलो, स्टमक से क्या निकलेगा? पेप्सिन। किसको तोड़ेगा? किसमें तोड़ेगा? अच्छा, तो बोलो फिर ये क्या? इससे क्या निकलेगा? ट्रिप्सिन। 2 चीज निकलेगा। अभी 3 चीजें एक एक करके बता। अमाइलेज तो है, क्या ये अक्सर अमाइलेज के लिए बना? नहीं,
ट्रिप्सिन निकालेगा। अगर स्टमक से कुछ कमी बेसी रह जाती है, 4.5 घंटे खाना इसमें है, नहीं तोड़ पाता, इसमें निकलेगा पेप्सिन और इसमें निकलेगा ट्रिप्सिन। सारी बात स्टमक से क्या निकलेगा, किसको तोड़ेगा बोलो, स्टमक से क्या निकलेगा, किसको तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा? बहुत अच्छा, ये क्या करेगा? बिल्कुल सही। हाँ प्रियांशु, स्टमक से क्या निकला, क्या करेगा ये? से निकलेगा और प्रोटीन को अमीनो एसिड को। यहाँ से क्या निकलेगा? ट्रिप्सिन क्या करेगा? यही काम करेगा। इन दोनों का काम, जैसे वहाँ पे 2 चीजें थी और यहाँ पर भी, वहाँ पे टंग इन्वॉल्व थी और पैंक्रियाज, यहाँ पैंक्रियाज और स्टमक इन्वॉल्व। सही है। तो पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ से निकला बोलो? फ्रॉम स्टमक। लिखते जाइए। और ये किसमें तोड़ दिया बोलो? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में भी तोड़ सकता है, डाई पेप्टाइड में भी तोड़ सकता है, या पेप्टिन। इसका काम अधूरा है, अभी इंटेस्टाइन में जाएगा खाना तो वहाँ पे फिर पूरा फाइनल काम पैंक्रियास का। 3 चीज़ों में तोड़ सकता है। थोड़े अमीनो एसिड बन जाएंगे, माला तोड़ रहा है। डाई पेप्टाइड भी बना सकता है। और क्या बना सकता है? पेप्टिन। बोलो, बात समझ आ गई? यहाँ पे मैंने लिख दिया यही काम। अब इन सबको देख लो, जो प्रोटीन है या डाई पेप्टाइड और पेप्टिन बच गए, तोड़ेगा ना। पहले पेट में गया खाना, उसके बाद, और नहीं तो तुम फिर से प्रोटीन लिख लो। प्रोटीन या डाई पेप्टाइड या पेप्टिन, इन सबको ट्रिप्सिन तोड़ेगा। ट्रिप्सिन कहाँ से बताइए? फ्रॉम पैंक्रियास। और ये इसमें तोड़ेगा पूरी तरीके से अमाइनो एसिड। बोलो, बात समझ में आ गई? जरा आगे की बात देखें कि 2 काम तो मैंने बता दिए। ये देखो, ये ब्यूकल कैविटी से कहानी शुरू हुई, अब ब्यूकल कैविटी से नीचे गई, और नीचे जाते जाते ये डायाफ्राम है, ऊपर थोरासिक कैविटी है, यानी ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी है। इसके बीच में मेम्ब्रेन है, डायाफ्राम मोटा सा है, ठीक है, ये डायाफ्राम है। इसके नीचे ये देखो, ये जे साइड का क्या है? स्टमक आ गया। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बगल में ये क्या है बोलो? लीवर है, वैसा ब्राउन कलर का लीवर है। तो तुम ये देख लो, ये चीज लीवर है। लीवर 42 काम करता है, वो धीरे धीरे चैप्टर बताए जाएंगे। हो सकता है आपको 10-20 पता हो, लेकिन मैं 42 बताऊंगा बाद में। समझ आई बात की नहीं? ये प्राइम ऑर्गन है हमारी बॉडी, ये डिटॉक्सिफाई भी करता है जहर को, और यही यूरिन भी बनाता है, और ये स्टोरेज हाउस भी, इसी में तो ग्लाइकोजन रहता है, नहीं रहता? ये देखो, ये जो है, और इसी में ये पीछे क्या दिखाया गया है? दैट इज पैंक्रियास। तो स्टमक के पीछे पैंक्रियास और स्टमक के बगल में लीवर है। सही है? चेक करो, इसको मैं कहूँगा लीवर। अब आगे देखो, वैसे तुमको लग रहा हो कि ये क्या बनाया है, तो तुम ऐसे इसका शरीर भी बना सकते हो। अब कुछ कुछ फील हो रहा है? ठीक, यहाँ तक की बात होगी। यहाँ बोलो, इसके पीछे में क्या? स्टमक के ठीक पीछे ये क्या है? क्या ये पैंक्रियाज है? अच्छा, इसके बाद ही क्या शुरू हो जाती बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या शुरू हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लंबी है, वैसे बहुत लंबा क्वाइल है, यानी वहां से बिछाई जाए तो यहाँ आके वहां तक जाए। कितनी? तो 50 मीटर कितनी होगी? फिर इसके बाद क्या शुरू होगी बोलो? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या शुरू होगी?
लार्ज इंटेस्टाइन, इसके साथ ही साथ पूरी कंटिन्यूएशन में है, यहीं से शुरू होगी, इधर से शुरू होगी। अब ये इससे शुरू हो गई, ये देखो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई, तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर, फिर धीरे धीरे यहाँ पर नीचे, तो बोलो यहाँ पर क्या होगा, रेक्टम। जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा रेक्टम में रहेगा। कब तक नहीं रहेगा, कब तक रहेगा बोलो, जब तक ये एक्सक्रीट नहीं कर दिया जाता एनस से। किससे, ओपनिंग, दैट इज एनस। अनडाइजेस्टेड फूड विच इज फूड वेस्ट, तो आपको कई चीजें बता दी गई, यहाँ पे क्या बताइए, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले जानवरों में बहुत कंपटीशन होता था, तो उनमें ये चीज़ एक थैली अंदर बनी होती थी। आजकल ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो खाना इसमें चला जाता है और सड़ता रहता है, सड़ता रहेगा तो मुंह से भी स्मेल बहुत आएगी, ऐसा लगेगा पेट से कोई बदबू आ रही है इसी खाने, और इसको फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ता है। वो आदमी बहुत नींद में रहेगा, उसके अंदर एनर्जी लेवल चली जाएगी, और उसको अपेंडिक्स का बहुतों का ऑपरेशन। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अब इंसानों की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या करते थे बताओ, गाय लोग खा लेते थे तो इसके अंदर भर लेते थे और फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के जुगाली करते थे, पूरा दिन मुँह चलाते हैं कि नहीं गाय लोग, और उससे पचा पचा के फिर। लेकिन क्या आपको अब इसकी ज़रूरत है कि खाना मिला भर लो मुंह में जल्दी, मम्मी कहीं ऐसा ना हो छीन ले थाली, ऐसा होता है? ऐसा होता ही नहीं, तो हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है। फिर से देखो, तुमको लीवर समझ में आ गया, क्या पैंक्रियास समझ में आ गया, स्टमक के पीछे देखो, इसको क्या कहेंगे, पैंक्रियास, और ये क्या है, स्टमक। इतनी बात समझ आ गई। ये ओपनिंग है, किसकी ओपनिंग है बोलो, दिस इज ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, इसके तीन पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, शुरुआती पार्ट डुओडेनम, बीच का जेजुनम, और सबसे नीचे का, इतनी लंबी है 6.5 मीटर की, तो शुरू का पार्ट डुओडेनम, बीच का जेजुनम और लास्ट का इलियम। समझ आया, यानी इसके तीन पार्ट हैं। तीन तो समझी कि नहीं समझी। चल, इसके डुओडेनम में ये देखो, यहाँ से ये डुओडेनम शुरू हो रहा है, यहाँ पे इसने क्या छोड़ दिया बताओ, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। लीवर को तो यकृत कहते हैं। ये क्या चीज़ है देखो, इसमें वहाँ पर ग्रीन कलर का जो बना, इसको क्या कहेंगे बोलो, गॉल ब्लैडर के आगे जो छेद है इसको क्या कहेंगे, बाइल डक्ट। छेद होता है, कभी भी डक्ट होता है, डक्ट को बंद करने के लिए तुम लोग डक्ट टेप लाते हो कि नहीं, कहीं डक्ट हो गया तो डक्ट टेप लगा के डक्ट का मतलब छेद। तो ये इसमें से ये देखो, ये इंटेस्टाइन का पोर्शन, इसमें क्या छोड़ता है, साबुन पानी, क्या छोड़ता है, एल्कलाइन वाटर, सोपी वाटर, तो इसको कहते हैं बाइल जूस। इसमें बाइल डक्ट ने इसमें क्या छोड़ा बोलो, बाइल जूस। तो इसका नाम लिख लो, दैट इज गॉल ब्लैडर। समझ आई बात। यहीं पर ये ऊपरी पोर्शन है प्रियांशु इंटेस्टाइन का, यहीं पर पैंक्रियास भी अपने जूस छोड़ता है। पैंक्रियास में कौन से दो जूस हैं जरा मुझे बता सकते हो, अभी तक बताया जो, हाँ और लाइपोज। तुम तो सब जानते हो, लाइपेज भी बता दिया, अमाइलेज तो था ही, और ट्रिप्सिन और लाइपेज। फिर से समझो, जब तुमने बटर खाया, तुम खुद सोचो, अगर तुम तेल को पानी में डालोगे तो क्या होगा, फैट भी तो खाते हो खाने में, तेल को पानी में डालोगे तो क्या तैरेगा कि वो पूरे में घुल जाएगा, इमल्सिफाइड हो जाएगा। जैसे दूध में घी इमल्सिफाइड रहता है, पूरे में मिला रहता है। तुम दूध पियो, चाहे तुम्हारा भाई ऊपर की मलाई खा गया हो, तब भी तुम दूध पियोगे, तुमको होंठ चिपकने लगेगा, इसमें तेल है। इमल्सन का मतलब है ऑयल का मिक्सचर विद वाटर, सही है। तो जब तुमने खाया, उसको कौन इमल्सिफाई करेगा, साबुन पानी। साबुन पानी कौन छोड़ रहा है, बाइल डक्ट, बाइल मतलब बाइल जूस उसे कहेंगे, बाइल डक्ट से रिलीज हो गया। अच्छा, अब जब वो फिर इमल्सिफाई हो गया, पानी में तेल डाल के और साबुन डाल के हिलाओ,
तो तेल पूरे पानी में फैल जाएगा। अब वो ऊपर नहीं तैरेगा, साबुन उसको तोड़ डालेगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ डालेगा। अच्छा, जब वो तोड़ डालेगा, इन्होंने अभी क्या बोला, अब काम शुरू होता है लाइपेज का। किसका शुरू होता है? लाइपेज भी इसी में। देखो पैंक्रियास 3 चीज़ें निकालता है, 2 हम लोगों को मालूम थी, तीसरी इन्होंने बताई। देखो पैंक्रियास क्या क्या निकालेगा? अमाइलेज, और दूसरा क्या निकालेगा? ट्रिप्सिन। क्या निकालेगा? ट्रिप्सिन। और तीसरी चीज इन्होंने क्या बताई? लाइपेज। लाइपेज उस इमल्सिफाइड फैट को तोड़ डाले। फैट नहीं लेता सर, फैट को तोड़ के फैटी एसिड बना। जैसे हमने नहीं कहा था कि वो डेंसिटी में चीज़ फैटी एसिड बन जाती है, डिग्रेड हो जाती है। बैक्टीरिया जो काम करते हैं वही काम लाइपेज करते हैं। बैक्टीरिया भी तो तोड़ के फैटी एसिड बना रहे हैं, क्यों ना ये करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, पैंक्रियास से कौन से 3 जूस रिलीज होते हैं? एमाइलेज। हाँ, लाइपेज क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? एमाइलेज क्या करता है? अच्छा, लाइपेज क्या करेगा? फैट को तोड़ेगा और उसे साबुन पानी में घोलेगा। कौन? बाइजूस। इमल्सिफाई कर देगा, पूरा पानी में घोल देगा, इतना सरफेस एरिया दे देगा, और फिर उसे कौन तोड़ेगा? लाइपेज। कहेगा तुम अब फैटी एसिड। सही है। चल, तुमको बहुत सारी चीजें पता चल गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो स्टमक में से रिलीज होने वाले किसी एंजाइम का नाम? तुम हर चीज जान रहे हो। HCl भी रिलीज होता है। क्यों? जब तुम खाना खाते हो तो तुमको खुला खाना ज़्यादा पसंद है। बाहर का खाना, गोलगप्पे, ये उसमें बहुत बैक्टीरिया, तो जैसे ही खाना जाएगा उसका इंस्पेक्शन होगा, और जितने भी बैक्टीरिया उनको किल करने के लिए स्टमक इतना मास्टर ग्लैंड है, उसमें बहुत सारा HCl डाला है, एसिड है ये। जैसे वो नहीं होता टॉयलेट क्लीन करने के लिए हार्पिक डाला जाता है, बैक्टीरिया को मारना जरूरी है कि नहीं? HCl सेक्रेट हुआ, वाई? टू किल द बैक्टीरिया। ठीक है। और जब पूरा खाना तुम्हारा एसिडिक हो गया, कैसा हो गया? खट्टा। एसिडिक का क्या मतलब होता है? खट्टा हो गया। समझ में आ गया नहीं? अब और जो ये बाइल जूस है, ये साबुन पानी, तुम्हें मालूम है एक होता है एसिड, एक होता है बेस। बेस का मतलब साबुन। सही है। 2 चीजें होती हैं, एक जो हो, ध्यान दीजिए, एक होता है HCl। HCl पानी में जाएगा तो H+ निकालेगा, और NaOH जाएगा तो क्या निकालेगा? OH। ध्यान दो, जो H+ निकाले उसे एसिड कहते हैं, और जो OH निकाले, हर साबुन में OH निकलता है। कभी डिटर्जेंट टेस्ट करके देखा है? कड़वा लगेगा, करके देखे। जो बेसिक चीज़ें हैं वो खाने में कैसी लगती हैं? कड़वी। और कभी नींबू चाट के देखा है? एसिड, खट्टा लगेगा। एसिड खट्टे होते हैं, और जबकि साबुन या बेस क्या होते हैं? कड़वे। जो भी हाथ धोने के लिए सब इस्तेमाल होता है वो बेस है, नहाने के लिए बेस का इस्तेमाल। समझ में आई बात? तो ये कैसा होता है? दैट इज खट्टा होगा, सावर। और ये क्या चीज़ होगा? बीटर। दोनों चीज़ समझ में आ गई, एसिड और बेस। चल, अब हम आगे की बात करते हैं। हमने 2 चीज़ समझ ली हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट समझ लिया है, और एक क्या समझ लिया? प्रोटीन। तीसरी चीज़ समझ ली, दैट इज फैट। फैट समझ ना, ध्यान दीजिए। फैट इज, जो फैटी आदमी है वो क्या होता है? फैट इज रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। तुम मोटे आदमी को भूकंप में दबा दो, 30 दिन बाद भी जिंदा निकलेगा, पतला होकर निकलेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, जब उस तुम्हारी पूरी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, तब लीवर काम में आएगा। अरे ऐसे कैसे मर जाओगे? मेरे पास ग्लाइकोजन है, इसे तोड़ो, जिंदा रहो। ग्लाइकोजन टूट गया, अब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, 3 दिन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फैट करेगा। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज हैं, फैट के टिश्यूज नहीं होते हैं, एडिपोज। ऑयल ग्लैंड्स, ऐसे ऑयल निकलती, कभी ऐसे करके देखना ऑयल आ जाएगा, होता है कि नहीं हो जाता है? तो दैट इज, जब हम गर्मी में जाते हैं तो आ ही जाता है। तो हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है। जितना मोटा आदमी वो उतने मजे से बर्फ में लेटा रहेगा और उसको कुछ भी नहीं होगा, और पतले आदमी को सर्दी लगती रहे
होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए फैट इंसुलेट करता है हमारी बॉडी के थर्मल स्टेटिक्स को, जो थर्मियोस्टेटिक है उसको बैलेंस करता है। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए अब जरा देखो, फैट सिर्फ हमें इंसुलेट ही नहीं करता है, इट इज़ ऑल्सो ए रिजर्व फूड। जब तुम्हारा सारा ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा, फैट पिघलना शुरू हो जाएगा। तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ फास्टिंग रखो, बॉडी का फैट खुद ही कहेगा अरे हम मरने नहीं देंगे, हमें पिघला लो, तुम तो जिंदा रहो। फास्टिंग करके देखो, जिसने फास्टिंग की उसकी बॉडी का फैट पिघल के उसको एनर्जी दे देगा और पतला कर देगा। फास्टिंग क्यों पतला होने के लिए जरूरी, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तीसरा अब हमारा न्यूट्रिएंट कौन सा आता है बताओ? फैट। ठीक है, फैट इज रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। पहली बात तो ये हमारी बॉडी का रिजर्व सोर्स है, संरक्षित ये स्रोत है ऊर्जा का। ऐसे रोज इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस कभी कभी तो जरूरत हो इस्तेमाल हो गया। देखो, फैट इज देखो इट इज रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसलिए इट इज ऑल्सो यूज्ड टू पैक इंटरनल ऑर्गन्स। सिर्फ हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन के बीच में फ्लैश ही नहीं है, वहाँ फैट भी जमा है। किडनी के चारों तरफ फैट है, बहुत सारा फैट जमा है। जब तुमसे कोई कहता है कि तुम्हारा गुर्दा फोड़ देंगे, तो जब वो फोड़ने चलेगा तो फैट रोक लेगा, उससे कुशनिंग इफेक्ट। जब तुमको कोई मारता है तो एडिपोज टिश्यू कुशनिंग इफेक्ट। फैट है, मोटे आदमी को मार खाएगा, मजे से गाना गाता रहेगा। क्यों? तो फैट क्या करता है, पूरी बॉडी में जो वाइट कलर का, रेड कलर का फ्लैश होता है, लेकिन वाइट जब मीट करता है तो वाइट पोर्शन भी दिखता है कि नहीं उसमें, वो चीज़ फैट है। जितना भी वाइट, अगर हल्का भी गर्म करो सारा फैट पिघल के उसी को पका देगा। मांस को पकाने के लिए अलग से फैट की जरूरत नहीं, बस मांस को टांग दो, उसी में से निकलने वाला घी उसको पका देगा, और भुना हुआ मांस कहलाएगा। जितना भी है पूरी बॉडी में प्लस बहुत सारा वाइट पोर्शन है अंदर, वो पैकिंग कर रहा है, कुशनिंग कर रहा है कि नहीं बॉडी को। तो ये क्या कर रहा है, इट पैक इंटरनल ऑर्गन्स एंड इट ऑल्सो इंसुलेट बॉडी इन फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू अंडरनीथ द स्किन। सही है। इट ऑल्सो गिव्स थर्मल इंसुलेशन। क्या देगा? थर्मल इंसुलेशन एंड फाउंड in adipose tissue underneath skin। इतनी बात तो तुमको पता चल गई। फैट कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन, किसी का भी हो, जितने भी सीड्स को तुम अगर निचोड़ोगे तो मूंगफली का तेल, जीरे का तेल, हर एक चीज, कोई भी सीड हो, सीड को तुम मशीन में डाल दो तो उससे तेल निकल जाए। राजस्थान के लोग जीरे का तेल बेच के अमीर हुए, सब एक्सपोर्ट होता है। यहाँ के लोग तो जीरे का तेल इतना महंगा खरीद ही नहीं सकते, बाहर जाता है। जीरे की खेतियाँ अंडरनीथ स्किन पाया जाता है। सो इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स, इससे निकाला जा सकता है, और फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट जैसा कि दूध, इससे भी तो पाया जा सकता है। सो इट्स सोर्स इज सीड्स। कोई भी सीड खाओ तो उसमें तेल है। कभी मूंगफली दबा के देखी, हाथ में तेल आ जाए। बादाम दबा के देखो। सोर्स इज सीड एंड मिल्क, इसी में तो पाया जाएगा। इतनी तो बात पता चल गई तुमको। अच्छा, अब ये जरा देखो, इन आवर बॉडी जो फैट है इज इमल्सिफाइड। फैट जब तक पेट में है तब तक तैरता रहेगा, पेट में तैरता रहेगा तेल ऊपर, लेकिन जैसे ही यहाँ जाएगा इंटेस्टाइन में, इससे तुरंत फेंका। बोला चलो अब घुलो, अब पूरा साबुन में फेंक रहा हूँ, तुमको घुल जाना, तुम्हारा काम शुरू है। सही है। इन आवर बॉडी फैट क्या होगा बोलो? इज
फ्लोटिंग तो होता रहता है ऑन ऑयल, लेकिन इसको इमल्शन में कौन बदल देता है बोलो? इमल्सिफाइड किसके द्वारा होता है बोलो अविश? बाई येलो ग्रीन कलर, बाइल जूस। कभी ऐसा हुआ तुमको उल्टी होते होते ऐसी उल्टी हुई हो कि ग्रीन कलर की हुई उल्टी होने लगी? ऐसा होता है, होती जाए, खाना नहीं उल्टी होती जा रही, पता नहीं ऐसा कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस अंदर चला गया कि पेट निकालना चाहता है, तो अंत में वो जो बाइल जूस है वो भी निकल जाता है, तब फिर मुंह में बिल्कुल कड़वा कड़वा लगेगा। और कड़वी चीज़ तो सो बेस होती है, कड़वी चीज़ हो गई अगर तुम्हारी उल्टी में कड़वाहट आ गई, समझो साबुन निकल गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये बेस है, ये क्या कहलाता है? और एसिड तो तुम्हें मालूम है क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक, चलो येलो कलर्ड बाइल जूस, ये क्या होता है? इट इज, ये किससे निकला? सेक्रीटेड बाय, बहुत अच्छा, गॉल ब्लैडर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन ये लीवर, देखो लीवर में प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर, सही है। अच्छा, जब इमल्सिफाइड होगा, व्हाट डज इट मीन बाय इमल्सिफाइड? Emulsification means that is small molecules of fat are completely suspended in soluble food. पूरे में घुले हैं, तैर नहीं रहे, फ्लोटिंग थोड़ी ना। It gives it a large surface area so that it can further be action. इसका अब क्या किया जा सके? मेटाबॉलिज्म किया जा सके, सही कि नहीं? इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? Emulsification means, इसका मतलब क्या है बोलो? That is large fat molecules is converted into small fat globules, बहुत छोटे छोटे, which is suspended throughout the soluble liquid food, ना? Means large fat molecules आर कन्वर्टेड, इसमें कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, बोलो रिद्धि? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, विच इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। इमल्सन क्या कोलाइडल सोल्यूशन है? 9th में पढ़ चुके हो, क्या है बोलो? विच इज सस्पेंडेड इन वाटर and a colloidal solution. ध्यान दिया आपने? इसमें बाइल जूस मिल चुका है, तभी इसका इमल्सिफिकेशन हुआ है। अब क्या जो तुम्हारा फूड शुरू में एसिडिक था, स्टमक में गया था तब कैसा था बोलो? एसिडिक। अच्छा, H+ से एसिडिक होता है, तो अगर तुम OH नहीं मिलाओगे तो फूड तो एसिडिक बना रहेगा। OH मिलाना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि H+ और OH मिलकर न्यूट्रलाइज होंगे। H+ तुमने क्यों मिलाया बोलो? इसका क्या काम था इससे? अभी बताया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्यों स्टमक में जाते ही, खाना स्टमक में गया, अब स्टमक में जाते ही HCl क्यों सेक्रेट किया गया? अलग से मैं पूरा लिखाऊंगा, यहाँ स्टमक में खाना गया, स्टमक में HCl क्यों सेक्रेट? बिल्कुल सही, बैक्टीरिया को किल किया, और इसने एक मीडियम प्रोवाइड किया, क्योंकि इसी से निकलने वाला पेप्सिन। तो इसने कहा, पेप्सिन ने कहा जब तक फूड को एसिडिक नहीं बनाओगे हम काम नहीं करेंगे, और हमारा काम है प्रोटीन को तोड़ना। पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए, और लाइपेज को कौन सा मीडियम चाहिए बताओ? बेसिक मीडियम। वो कह रहा है हम काम नहीं करेंगे जब तक तुम इसमें साबुन पानी नहीं डालो, और ये क्या कह रहा है? तो एक HCl हुआ, और दूसरा कौन सा इससे सेक्रेट हुआ बोलो? पेप्सिन। HCl के दो काम बताओ। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन टू एक्ट, सही है? पहला तो बैक्टीरिया को मार देगा। अच्छा, तुम्हारे स्टमक में HCl हार्पिक डाला जा रहा है, तो क्या तुम्हारे स्टमक में ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करे? उसको क्या कहेंगे?
म्यूकस। कभी तुमने देखा है कि तुम्हारी नाक बहुत बहती है, वही तो म्यूकस है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें म्यूकस निकलता है, वो भी कभी किसी को डाइसेंट्री होते देखी है? डाइसेंट्री में भी वो म्यूकस ही निकलता है। जो हमारी आंतों के ऊपर एक लेयर ना, प्रोटेक्टिव लेयर, वही निकलता है। समझ में आ गई बात? नाक से तो म्यूकस निकलता ही है। तो हमारी पूरी नेसल कैविटी, नेसल पैसेज में म्यूकस है। म्यूकस बेस है। बेस का मतलब साबुनी मीडियम। अगर एसिड से प्रोटेक्ट करना तो पीछे बेस होना चाहिए, क्योंकि H+ और OH क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, तभी तो अच्छा करेगा। तो म्यूकस बनता रहता है। तुम जितनी डस्ट में जाते हो, अंदर से म्यूकस निकल के वो नाक फेंक देता है, कहते हैं डस्ट वाली नाक है, फेंको, फिर जाओगे। अगर तुम हेल्दी मीडियम में रहोगे तो तुम्हारी नाक में से कोई भी म्यूकस बाहर आएगा ही नहीं। म्यूकस का काम है कि जितने भी गलत पार्टिकल चले जाएं वो बाहर निकलता रहेगा, अंदर बनता रहेगा चेस्ट में, और उसको फेंकेगा बाहर, कहेगा निकालो इसको, हम नया म्यूकस दें। अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या पता कुछ ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाए या और कोई तरीके की बीमारी आ जाए, अस्थमैटिक अटैक आ जाए। आप गए थे, ऐसे होता है कि नहीं लोग, फिर वहाँ देखा था ये। तो ये कैसे होता है? जब बीमार व्यक्ति हो जाता है, बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, लंग्स का इन्फेक्शन कर देते हैं, तो ऐसे में अस्थमा का अटैक, फिर उसको वो चाहिए सूंघने के लिए। सही कि नहीं? तो इतनी बात तुमको पता चल गई। मेरा कहने का मतलब है HCl के 2 काम बताओ। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ बाइल जूस के 2 काम क्या है? किसके लिए बेसिक मीडियम? और दूसरा काम? दूसरा नहीं बता रही, आप बताओ। लो, बता दिया। इट इमल्सिफाइज द फैट, जिससे कि वो पानी में घुलनशील हो जाए, एंड प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया, छोटे छोटे हो जाएं पानी में, ये इमल्सन होता है, छोटे 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 छोटे। अब बोलो लार्ज सरफेस एरिया, इसमें अच्छा काम करेगा लाइपेज, कि तुमको लगता है कि ऊपर तैरेगा तब करेगा। बोलो कब सही लग रहा है जिकिशा? इमल्सिफिकेशन में सही लग रहा है कि तब सही लग रहा है? इमल्सिफाई भी करेगा और कहेगा मैंने बिल्कुल घुलनशील बना दिया है, सॉल्युबल, अब तुम काम करो लाइपेज। सही है? कहाँ तक काम, क्या क्या बात लिख दी बोलो? कोलाइडेड सॉल्यूशन बन गया। नाउ इट मेक्स द फूड बेसिक। OH बना देगा। क्या बना देगा? OH साबुन है, सही है, जिसमें से OH, NaOH एक साबुन है। इट मेक्स द फूड बेसिक सो दैट, बोलो दोनों काम करो, जमाई भी लो और बताओ भी। जमाई राजा बनने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, ये तो टेस्ट। और किसके लिए बोलो, बताओ जल्दी। हर चीज तुम जानते हो। लाइपेज का काम है ना, लाइपेज फैट को तोड़ेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। ये मिक्सअप कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अमाइलेज से तोड़वा नहीं, बोलो अपना वो काम करेगा। अमाइलेज को जिसके लिए रखा है वो काम सर सही है। हाँ, डाउट है कि जो बाइल जूस होता है वो लीवर से सेक्रेट होता है एंड स्टोर गॉल ब्लैडर में सेक्रेट होता होगा। हमारा काम है कि होता होगा, उसके पीछे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर से सेक्रेट होगा बाइल जूस। हो सकता है लीवर बनाता होगा इंडिपेंडेंट, तुमने कहा तो वो नेट पे देख लेंगे कि उससे बन के उसमें जाए। तो ये भी एक ऑर्गन है, ये खुद बनाता हूँ, ये चीज़ मुझे पता नहीं, लेकिन ये देख के बताइए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ कोलाइडल सोल्यूशन हो गया। नाउ द फूड सोल्यूशन, लिक्विड फूड इज बेसिक, इट फैसिलिटेट्स lipase to act on it and break down fat into, लो इन्होंने बता दिया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दोनों बता दिए। हर चीज़ पहले से पढ़ के आए हैं सब, इनका टेस्ट है तो पढ़ के आए, जो बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। इट मेक्स, बाकी डियाना बता देंगे, लेकिन अभी इन्होंने बताया। चलो अब सोल्यूशन कैसा होगा, मैं इसको लिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन में याद होगा, एक दिन थोड़ी ना याद होगा। जितना बता लोगे अच्छा ही है। अच्छा, इट मेक्स द फूड, फूड को क्या बना देगा बोलो? बेसिक, सो दैट, बोलो, लाइपेज सेक्रीटेड बाय, किसके द्वारा सेक्रीट हो रहा है? बताइए। लाइपेज की स्पेलिंग देखो बुक में क्या है, LI है कि LI है। अगर यहाँ LI है तो ट्रिप्सिन में Y होगा।
या वाई करो, ठीक है, ट्रिप्सिन वाई। चलो, सो दैट क्या लिखोगे, सो दैट लाइपेज कैन ब्रेक डाउन, किसको ब्रेक डाउन करता है, फैट into fatty acids and glycerol। चेक करो, फैट क्या चीज है, ध्यान दे लो, काम का नहीं, बस ऐसे समझाने के लिए करना है। CH2 दैट इज, इसके अलावा COO C17H35, अब यहाँ पर CH, COO और C17H35 और फिर CH2 COO, ये फैट है, ये 14th चैप्टर में आएगा, अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये फैट है। क्या क्या चीज़ है बोलो, फैट। अच्छा, इसमें जब किसने एक्ट किया, तो लाइपेज ने एक्ट किया, यहाँ पर तोड़ दिया, इसको H दे दिया, इसको OH दे दिया, इसको तोड़ दिया, इसको H दे दिया, इसको OH दे दिया, इसको OH दे दिया, इसको H दे दिया, फिर से ध्यान दो, और इसको भी तोड़ दिया, इसको OH दे दिया, इसको H दे दिया। पानी, पानी का भी काम करता है, तोड़ेंगे, ये चीज़ क्या कहलाता है बोलो, इसको कहते हैं चेहरे पे लगाने वाली ग्लिसरीन, ये देखो, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं, ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, और 3 मॉलिक्यूल किसके बने बोलो, C17H35 COOH, ये फैटी एसिड, क्या चीज किसके मॉलिक्यूल बने पढ़ो, C17H35 COOH, COOH तो जानते ही हो एसिड होता है, तो C17H35 COOH, ये चीज क्या है, फैटी एसिड, और ये चीज क्या है बोलो, ग्लिसरॉल। सही है, इतनी बात समझ आ गई। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि स्टमक से कौन से 3 जूस सेक्रीट होते हैं, HCl, पेप्सिन, और तीसरा कौन HCl से स्टमक की लाइन को बचाता है, म्यूकस। बोलो समझ में आई, सही है, इतनी बात तुमको पता चल गई। फैट किसमें टूटा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब एक लास्ट चीज और समझो कि विटामिन्स एंड मिनरल ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड गिव इम्यून पावर, इतना ही समझना। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कॉपर आयन, आयरन आयन, सब कुछ तो चाहिए बॉडी को, कोई 1-2 थोड़ी हैं, 18-19 तरीके के हैं, हमें सब चाहिए। चलो लिखो इस चीज को। अगला हमारा कौन सा है, चौथा, बोलो, विटामिन्स एंड मिनरल्स, these give immune power to body and protect us from disease। देखो विटामिन्स कौन कौन से हैं, तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, यहाँ भी चर्चा नहीं की जाएगी। A, B, C, D, K, E। और मिनरल्स कौन कौन से हैं, कॉपर आयन, ठीक है, दैट इज सोडियम आयन, आयरन आयन और पोटेशियम आयन। चलो कुछ चीजें आपके लिए लिखिए। पहली चीज, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखो। अच्छा, अब दूसरी चीज, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज प्रोटीन is broken down, इसमें टूटता है, in
किसमें टूटता है एंड बाय किसके द्वारा टूटता है, उनके नाम। स्टार्च इज ब्रोकन डाउन किसमें टूटता है और बाय किसके द्वारा टूटता है, ठीक है। फैट इज ब्रोकन डाउन, फैट किसमें टूटता है और किसके द्वारा टूटता है, फैट इज ब्रोकन डाउन। देखो आशना, दो चीजों में टूटता है, दोनों का नाम लिखना है। वहां देख लो, सिर्फ नाम पूछा जा रहा है। एंड बाय, लेकिन तोड़ा एक के द्वारा जाता है, सही है। आपको सिर्फ ये लिखना है, फाइंड द 3 एंजाइम्स या जूसेस secreted by stomach and 3 juices secreted by pancreas. Fine. What does it mean by enzymes? Yes, digestive protein. That is powerful digestive protein. समझ में आया? Find the juices या enzymes secreted by. पहला गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या निकालेगा, दूसरा स्टमक और तीसरा दैट इज पैनक्रियास। ऑल्सो राइट देयर फंक्शंस, जो है एक एक लाइन में सबके फंक्शन लिख लेना कि क्या काम करता है। ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। ये ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है, बिल्कुल तुम्हारा 10 या 15 मिनट हो जाएगा। फिर अगली क्लास में हम अपडेट रहेंगे। अगर हाथ पेपर में होता हो तो पीछे हाथ में कर लेना मोड़ के, अब फिर मैं आधा निकाल दूँगा, ऐसा भी हो सकता है। ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है, आधा मोड़ लो, पीछे कर लेना, आधा निकाल। आप आंसर लिख